ओके दोस्तों, सबसे पहले आपको सभी विद्यार्थियों का डीप सिविल टेक सॉल्यूशन में स्वागत है। सिविल टेक सॉल्यूशन में मैथमेटिक्स चल रहा है जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। और मैंने मैथमेटिक्स में 2 यूनिट फिनिश कर दिया है जिसमें प्रोग्रेशन है और बाइनोमियल थ्योरम है। आज हम डिटर्मिनेंट शुरू करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आपको बता दें, अगर आप लोग इस एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिए। इसमें स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं सर के द्वारा। आप इस एंड्रॉयड ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। अगर वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन होता है जिससे हम लोग आपके लिए और अच्छा से अच्छा कार्य करते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्या है? डिटर्मिनेंट, इसको हम कहते हैं बेटा हिंदी में सारणिक। क्या कहते हैं इसको? सारणिक कहते हैं। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। तीसरा चैप्टर पहले आपको हम समझाना चाहेंगे कि जैसे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी संकल्पना क्या है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई 2 लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन को हिंदी में बेटा कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं पहले इसको देखते हैं। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को हम बेटा हिंदी में कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण मतलब वह समीकरण होता है जिसमें जो भी वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं, वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड, जिसकी वैल्यू वेरी होती हो, अलग अलग समीकरण में अलग अलग जिसका मान हो। जैसे एक्स का मान किसी समीकरण में 4 होता है तो किसी में 0, किसी में 3, किसी में 2, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से एक्स वाई जेड ऐसे वैल्यूज हैं जो कोई भी मान एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए इनको वेरिएबल क्वांटिटीज कहते हैं। लेकिन 2, 4, 5, 6, 7 इनका मान फिक्स होता है, चाहे जहां पर भी ये डिजिट होंगे उनका यही वैल्यू होगा, इससे अलावा दूसरी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इनको कांस्टेंट क्वांटिटीज कहते हैं। तो वेरिएबल में आपके एक्स वाई जेड इत्यादि आते हैं, ये अलग अलग इक्वेशंस में अलग अलग मान मिलते हैं। अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन इस प्रकार से हमने लिखा है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? ये एक लीनियर इक्वेशन हुआ क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल यूज किए जाते हैं उसका पावर क्या है? 1 है। इसमें पावर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए? पावर ऑफ वेरिएबल, जो भी यहाँ पे वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं, मतलब जो भी चर राशि बोलते हैं, जिसमें चर राशि का जो पावर होता है, मतलब घात, पावर का मतलब घात, चर राशि का जो घात होता है वो क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। पावर ऑफ वेरिएबल, या कह सकते हैं चर राशि का घात क्या होता है? 1 होता है। यहाँ एक्स और वाई कोई भी पावर दिख नहीं रहा है तो 1 हम एज्यूम करते हैं, तो इसलिए एक्स और वाई का जो पावर है वो क्या है? 1 है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। मान लीजिए कोई 2 लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0 है, तो अगर हम यहाँ x और y की वैल्यूज निकालें, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका, ये इक्वेशन सेकेंड है। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे लिखें समीकरण 1 लेने पर, यहाँ पे लिखें टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर मान लीजिए कि हमने समीकरण 1 लिया, वो आपका क्या है? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो होगा क्या? a1x इज इक्वल टू माइनस b1y। तो यहाँ अगर हमें, ध्यान से देखिएगा, अगर हमें यहाँ पे x अपन y की वैल्यू निकालनी हो तो x अपन y की वैल्यू क्या होगी, या y अपन x की वैल्यू अगर निकालनी हो तो क्या होगा? a1 अपन b1 इज इक्वल टू माइनस वाई अपन, यानी कि माइनस वाई अपन एक्स की वैल्यू क्या होगी? a1 अपन b1 होगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आप सहमत हो तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। a1 अपन b1 का मान क्या आ रहा है? माइनस वाई अपन ax आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा समीकरण लेते हैं। सिमिलरली वी टेक द सेकेंड इक्वेशन, हम इसी प्रकार दूसरा समीकरण लेते हैं। तो दूसरा समीकरण
क्या है, इक्वेशन सेकंड की अगर हम बात करें तो इक्वेशन सेकंड क्या है, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपका a2x इज इक्वल टू माइनस b2y होगा। यहाँ हम फिर से एक इक्वेशन बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें, a2 अपान b2 इज इक्वल टू माइनस y अपान x। अगर हम देखें कि ये क्वेश्चन मान लीजिए 3 है, ये क्वेश्चन आपका 4 है, तो अगर हम 3 और 4 को कंपेरिजन करें तो ये मिलेगा क्या, ध्यान से देखिए, मिलेगा a1 अपान b1 इज इक्वल टू a2 अपान b2। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इनको दूसरे टर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो a1 b2 माइनस a2 b1 होगा इज इक्वल टू। तो ये जो आपको रिजल्ट मिला बेटा, ये इसी रिजल्ट को हम एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आपका फॉर्म क्या है, ध्यान से देखिएगा, a1 a2 b1 b2। ठीक है, इसी को हम एक दूसरे फॉर्म में यहाँ लिखेंगे, वी कैन राइट एज, हम इसको निम्न फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, a1 a2 b1 b2। ठीक है, अगर इसको हम रिजॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से a1 क्या होगा, a1 b2, और हमेशा सेकेंड टर्म में इसीलिए माइनस लेते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस, इसलिए हमेशा सेकेंड टर्म में क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, b1 a2 इक्वल टू 0। तो हम यही जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसी को ही हम डिटर्मिनेंट या सारणी के फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। तो चूंकि इसमें ये जो आपको दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं हम रो, इसको क्या बोलते हैं, रो, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम, COLOMN, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम, उसको क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, जो ऐसे लंबा है उसको हम हिंदी में बोलते हैं कॉलम ही बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, और जो रो है उसको क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी पंक्ति और ये हो गया आपका स्तंभ। ठीक है, तो आपकी पंक्ति क्या है, ये जो ऐसे होती है, और स्तंभ क्या है, जो ऊर्ध्वाधर होता है, यानी कि जो आपका हॉरिजेंटल है उसको क्या बोलेंगे, रो, और जो आपका वर्टिकल है उसको क्या बोलेंगे, कॉलम। इसको जरूर याद रखिएगा, कॉलम इज रिप्रेजेंटेड बाय C एंड रो इज रिप्रेजेंटेड बाय R। जरूर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर लाइक करें और इसको स्क्रीनशॉट लेकर के एक जगह पे रखें। हमने डिफिनीशन बताया आपको क्या डिटर्मिनेंट का, ठीक है। इसके बाद अब बताएंगे ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लिखिए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए इसका, आशा करते हैं स्क्रीनशॉट आप ले। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉलम और ये हो गया आपका वर्टिकल। इसी प्रकार से हम 3 अरेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 3 ऑर्डर में करना हो तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, 3 ऑर्डर में हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0। 3 ऑर्डर की अगर हम बात करें तो फिर हो जाएगा यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इन तीनों का इसी प्रकार से एक रिलेशन फाइंड आउट करना चाहें, इन तीनों का एक रिलेशन ऐसे बन सकता है, a1 a2 a3 फिर b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, इन तीनों का इस प्रकार से एक रिलेशन क्या हो सकता है, बन सकता है, जिसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। इसको क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। इसको बोलेंगे तृतीय क्रम का सारणिक, जिसमें 3 कॉलम और 3 रो हो। ध्यान दीजिएगा, हमेशा इसमें कॉलम और रो की संख्या हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, इसीलिए ये एज ये स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह दिखता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें जितने आपके कॉलम होंगे उतने ही आपके रो होंगे। ये हमेशा कॉलम और रो क्या होते हैं, सेम होते हैं डिटर्मिनेंट में।
तो जितने कॉलम और जितने रो होते हैं उसी रैंक का आपका क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। यहाँ पे आप 3 रो देख रहे हैं और 3 कॉलम देख रहे हैं, इसलिए थर्ड रैंक का है। इसके पहले वाला आपने केवल देखा था एक एक ही कॉलम था, इसमें क्या देख रहे थे, 2 रो देखा था और 2 कॉलम देखा था इसके पहले वाले में, तो सेकंड यानी कि 2 रैंक का वो डिटर्मिनेंट था। इस प्रकार द्वितीय और तृतीय रैंक के ही डिटर्मिनेंट का जनरली हम स्टडी करते हैं, इससे ऊपर हम स्टडी नहीं करते। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, इससे हम 3 वेरिएबल्स को आसानी से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसीलिए डिटर्मिनेंट की हमें आवश्यकता पड़ी। ये आपने इसका कॉन्सेप्ट, इसका संकल्पना आपने समझा। अब हम डिटर्मिनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज की स्टडी करने से होगा क्या, जैसे आप इंटरमीडिएट में अगर पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगी कि आप जब इंटीग्रेशन पढ़ते थे तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज की आप स्टडी किया करते थे, उस प्रॉपर्टीज का यूज करके इंटीग्रेशन आपका बहुत ईजी हो जाया करता था। तो यहाँ भी जब हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हमें प्रॉपर्टी याद नहीं है, हम प्रॉपर्टी नहीं जान रहे हैं तो डिटर्मिनेंट का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज आप डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सारणिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लॉन्ग हो सकता है, उसमें समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन सॉल्व तो हर क्वेश्चन होंगे विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी। लेकिन प्रॉपर्टी को याद रखना आपको बहुत जरूरी इसीलिए है कि आप इससे बड़े से बड़े डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको सारे प्रॉपर्टीज याद हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल देखने की जरूरत पड़ती है। जैसे आप देखेंगे 2 4 10 सवाल पर प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी, आप बहुत आसानी से समझने लगेंगे। चलिए, I am going to study about the all properties which is directly related to determinant. I am going to explain the all properties by using example. मैं एग्जाम्पल का प्रयोग करके आपको सारी प्रॉपर्टीज को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखा हुआ है, किसी सारणी के प्रत्येक रो और कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देयर इज नो एनी चेंजिंग इन द डिटर्मिनेंट। अगर आप कॉलम को रो से या रो को कॉलम से चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको अगर एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझना है तो कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस रूल का, ठीक है, फिर यहाँ समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि इसको आपको समझना है कि ये कहा क्या रहा है। जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3, फिर क्या है आपका B1 B2 B3, फिर क्या है C1 C2 C3, ये कोई आपके सामने डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो अगर आप इसका कॉलम को रो से और रो को कॉलम से अगर आप चेंज कर रहे हैं तो वैल्यूज में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए ये आपका डेल्टा 1 है और यहाँ पे अगर डेल्टा 2 हो गया, क्या आपने जितना भी ये क्या था, ये क्या है, रो है, इसको आप कॉलम बना दीजिए A1 B1 C1, ये आपका क्या है, रो है, इसको आप कॉलम बना दीजिए A2 B2 C2, ये आपका क्या है, रो है, इसको आप कॉलम बना दीजिए A3 B3 C3। आपने सारे, देखिए सारे रो को क्या बना दिया, आपने कॉलम बना दिया। अगर आप सारे रो को कॉलम बना देते हैं तो वैल्यूज में कोई चेंजिंग नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, ठीक है। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो डेल्टा 1 का वैल्यू है वही डेल्टा 2 की वैल्यू फाइनली सॉल्व करने पर आएगी, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं विथ एग्जांपल हम बताएंगे आपको अच्छे तरीके से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप मेमोराइज कर लीजिए। अगर आप कोई भी डिटरमिनेंट हो, अगर उसको कॉलम को रो से या रो को कॉलम से चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो जो भी दोनों की वैल्यू होगी वो दोनों सेम होगी, उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस बात को केवल आप देख लेंगे तब भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं दो प्रॉपर्टी का। हम अगला प्रॉपर्टी अब देखेंगे बेटा।
अगला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, किसी सारणी के दो एडजेसेंट रो और कॉलम को बदला जाए। एडजेसेंट मतलब संगत, पास पास के कॉलम और रो को बदला जाए तो मान में कोई परिवर्तन तो नहीं होगा, परंतु चिन्ह बदल जाएगी। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई डेल्टा 1 है और वो आपका क्या है, मान लीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C2 C3। आपने कोई डेल्टा 2 आप ले लिए जिसमें आपने केवल दो कॉलम या रो को चेंज किया। मान लीजिए आपने A2 फिर B2 फिर C2 ऊपर किया, फिर यहाँ पे A1 B1 C1 नीचे किया और नीचे वाला सेम ऐसे ही का ऐसे ही रख दिया। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे दो कॉलम चेंज किया, दो रो चेंज किया, इसको नीचे कर दिया, नीचे को ऊपर कर दिया, केवल दो में चेंजिंग कर दिया। अगर मान लीजिए कि हम इसको मान लीजिए B1 B2 B3 को चेंज करके यहाँ पे कर दें, I1 A2 A3 को चेंज करके यहाँ पे, यानी कि कॉलम में भी अगर केवल दो की चेंजिंग हो रही है, दो कॉलम को आपस में चेंज कर रहे हैं या दो रो को आपस में चेंज कर रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन में जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी, लेकिन क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यानी कि जो माइनस जो आपका डेल्टा 1 है वो माइनस डेल्टा 2 के क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसा यूज कहीं कहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपका दूसरे प्रॉपर्टी है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप जब प्रॉपर्टी क्वेश्चन में सॉल्व करने में जब इस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसान लगने लगेंगी। कि दूसरा प्रॉपर्टी है आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। हम तीसरे प्रॉपर्टी पर अब चलते हैं। देखिए आपके सामने तीसरा प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट हो रहा है कि किसी रो या कॉलम के प्रत्येक कंपोनेंट 0 हो तो उसकी सारणिक का मान भी 0 होगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आपका 0 0 0 फिर B1 B2 B3 कुछ भी दिया है, C1 C2 C3, या मान लीजिए कोई डेल्टा 1 है इस तरह से दे दिया, कोई डेल्टा 2 है इस तरह से दे दिया। क्या, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे आपका 0 0 0, ठीक है, B1 B2 B3 C1 C2 C3। चाहे आपका रो का कोई भी एक रो चाहे कोई भी एक कॉलम अगर 0 हो जाती है तो इन दोनों का मान भी क्या होगा, 0 होगा। निसंदेह आप दोनों की वैल्यू को क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर दो जीरो तीनों अगर 0 हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की टोटल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम आगे देखते हैं, तीसरी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे कि यदि किसी सारणी के दो कॉलम और दो रो समान हो तो रिजल्ट 0 होता है। इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसका यूज ज्यादातर यहाँ पर करने को मिलेगा। अगर इसको हम देखें तो क्या कह रहा है, सारणी के दो कॉलम और दो रो क्या हो, इक्वल हो, समान हो, तो रिजल्ट सेम आता है। जैसे मान लीजिए 0 आता है, जैसे मान लीजिए डेल्टा 1 है A1 A2 A3 और यही सेम यहाँ पर भी है A1 A2 A3 सेम अगर हो गया, ये B1 B2 B3 है, चाहे इसमें हो और चाहे दूसरा हम कॉलम ले लें जिसमें रो अगर समान हो, जैसे मान लीजिए A B C और यहाँ पे कुछ भी हो जाए, जैसे मान लीजिए A2 B2 C2 अलग अलग हो। अगर कोई दो रो समान हो जाए चाहे दो आपके कॉलम समान हो जाएं, देखिए चाहे कोई दो रो और चाहे कोई दो कॉलम अगर समान हो जाते हैं तो इनका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर कोई डिटर्मिनेंट के दो कॉलम या दो रो के कंपोनेंट अगर इक्वल हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, तो उसका मान ऑलवेज क्या आता है बेटा, 0 आता है। जरूर इसको याद रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, सारे रूल्स को याद रखना बहुत जरूरी है। अगले रूल पे हम चलते हैं। यदि किसी सारणी के किसी कॉलम या रो को सभी कंपोनेंट में एक सूक्ष्म संख्या m से गुणा हो तो पूरी संख्या से गुणा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई सारणी है जिसको m1 m2 m3 कर दिया, ये B1 B2 B3 कर दिया, ये C1 C2 C3 कर दिया, यहाँ डेल्टा 1 इज इक्वल टू ये मान है। तो यहाँ पे जब एक देखिए, चाहे किसी एक कॉलम
चाहे किसी एक रो, किसी भी एक में अगर इसका मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, पूरे डिटर्मिनेंट में हो जाता है। A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर किसी एक कॉलम या किसी एक रो में अगर एक सूक्ष्म संख्या का मल्टीप्लिकेशन है, इसका मल्टीप्लिकेशन संपूर्ण डिटर्मिनेंट, टोटली डिटर्मिनेंट से हो जाता है। अगर टोटली डिटर्मिनेंट से है तो इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर जाने पर चाहे एक पूरे कॉलम, किसी भी एक कॉलम में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा या किसी भी एक रो में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही हमारी बात ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए यम रहे तो यम को अंदर ले जाना है तो इन तीनों में से किसी एक के तीनों कंपोनेंटों के साथ रख सकते हैं, चाहे इन तीनों रो में से किसी एक रो के सारे कंपोनेंटों के साथ रख सकते हैं, केवल एक। समझ आ रही बात। मान लीजिए एम की गुणा इसमें भी हुआ, एम की गुणा इसमें भी हुआ, एम की गुणा इसमें भी हुआ, तो तीनों से यम लाएंगे तो बाहर यम क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिएगा। इसका यूज भी आप करने को आपको मिलेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ बेटा शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आप इससे एक्साइटेड हो रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो इसको प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइबर कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही यहाँ पे परिश्रम किया जा रहा है कि आपको देखिए सारी चीज़ें पहले ही लिख दी गई हैं कि लिखने में समय ना लगे, आपका कीमती समय बेकार ना हो, व्यर्थ ना हो, इसलिए इन चीज़ों को पहले से ही लिख दिया गया है। देखिए किसी रो या कॉलम के प्रत्येक कंपोनेंट को दो राशियों का योग हो तो सारणिक को उस कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में प्रकट किया जा सकता है। आपको थियरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे एग्जाम्पल पे आइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे A1 A2 A3, यहाँ पे हमने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हमने तीन एक्स्ट्रा कंपोनेंट यहाँ पे जोड़ दिया है। ये B1 B2 B3, यहाँ पे C1 C2 C3, जिसको हम दो अलग अलग कंपोनेंटों में लिख सकते हैं, जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब प्लस करके आ जाएगा क्या, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखिए इनके मान में किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, इसकी वैल्यू सेम आएगी, जो वैल्यू इसकी है वही सेम वैल्यू इसकी भी होगी, किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो लास्ट प्रॉपर्टी था जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जो आपके बुक में नहीं दी गई हैं, लेकिन उसको जानना बेटा इन सारे प्रॉपर्टियों से ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको हम बता देते हैं क्योंकि उसके लिए ही हम हैं। तो बुक में जो चीज़ें नहीं दी गई हैं उसी के लिए हम यहाँ रिप्रेजेंट हैं, नहीं तो अगर बुक की ही बातें बतानी है तो आपके सामने भी आप उसको समझ भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे। यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, बैटरी खर्च करने की, डाटा खर्च करने की, समय खर्च करने की क्या ज़रूरत है, अगर बुक की ही सारी चीज़ें आपके लिए पर्याप्त हो तो। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो जानना अत्यंत आवश्यक है लेकिन आपकी किताब के क्षेत्र से बाहर रखा है, चलिए उस पर हम विचार करते हैं। ठीक है, तो अब तक मैंने जितनी भी बातें बताएं आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसका PDF जरूर बना लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब हम कुछ और अदर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं जो आपके लिए अत्यंत ही बेनिफिशियल होगी। चलिए उसको हम देखते हैं वो क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम क्या बताने जा रहे हैं, अदर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, अदर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके सामने इस तरह का कोई खेला है, मान लीजिए आपके सामने इस तरह की कोई क्वेश्चन दे दिया है 2 3 4 फिर 4 6 4 6 8, इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने दे दिया है 2 3 इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया गया है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने दे दिया गया है। कहा जाए इसको आपको सॉल्व करना है तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको यूज करना बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर ये कॉलम ये है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, आप कहेंगे सर इसका मान 0 होगा क्योंकि ये दोनों सेम है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है,
इसका मान 0 हो गया, आपने जान लिया। और ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका R1 है, ये आपका क्या है R2 है, ये आपका क्या है R3 है। तो इसमें अगर रो को हम लेते हैं तो किसी भी रो को किसी भी रो से हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम से क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज का वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी। आप इसका कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे, बिना प्रॉपर्टी यूज किए। ठीक है, बिना प्रॉपर्टी के हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो अगर बिना प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये तो जानते हैं बीच वाला माइनस होता है, क्यों होता है मैंने वहाँ दिखा भी दिया था। तो अगर हम यहाँ 2 को लेते हैं तो 2 को जब हम लेंगे तो एक नियम होता है बेटा, इसको पूरा छोड़ेंगे, इसको पूरा छोड़ेंगे तो क्या बचा, बचा आपका 6 बचा, 8 बचा, 3 बचा, 2 बचा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, 6 दूना 12, 8 त्रिकी 24। तो क्या आया आपका, ध्यान दीजिएगा, इसको पहले हम पूरा लिख देते हैं तब हम यूज करते हैं। ठीक, अगर हम फिर 4 की बात करें तो -4 होगा। अब -4 में ये पूरा खत्म हो जाएगा, इसके नीचे का फिर इसका ऊपर का। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, बचा 3 4 3 4। तो यहाँ पर क्या बचा 3 4 3 4। ठीक है, फिर देखिए यहाँ हम इसको भी हम प्लस लेंगे, +2। अब इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे, अब ये पूरा खत्म हो गया और ये पूरा खत्म, क्या बचा 3 4 6 8। ये क्या बचा 3 4 6 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, 2 × यहाँ पे देखिए 6 दूना 12 -8 त्रिकी 24। दूसरा हमेशा माइनस होगा, ध्यान दीजिएगा, -4 है, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, और यहाँ पे फिर प्लस क्या है 2 है। यहाँ पे देखिए 8 त्रिकी 24 और 6 चौको 24। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 है, आपने इसको पूरा हटा दिया, इसको पूरा हटा दिया, तो 6 4 हुआ ना, यहाँ पर 4 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है 4 है, 6 चौको 24, 8 त्रिकी 24, ये 24 होगा आपका। यहाँ पर क्या आया, ध्यान दीजिएगा 24 - 24। तो यहाँ आपको क्या मिला, यहाँ पर भी आपको 2 × 0 -4 × 0 +2 × 0, यानी कि सब आपको क्या मिल गया 0 मिला। इस प्रकार से आपने देखा बिना प्रॉपर्टी यूज किए भी इसकी मान क्या हो गया 0। अगर हम प्रॉपर्टी जान रहे हैं तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर कोई भी 2 कॉलम सेम हो गए तो मान में कोई भी परिवर्तन, 2 कॉलम अगर सेम हो गए, चाहे 2 रो अगर सेम हो गए, तो वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टी, अगर किसी सारणी के कोई 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हो गए तो उसका मान 0 होता है। ये लिखने के बाद इसके बराबर 0, डायरेक्ट 0 नहीं लिखेंगे। जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी का यूज करके आप ये सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को जरूर लिखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। भूल के भी ऐसी गलती ना करिएगा, डायरेक्ट बिल्कुल मत करिएगा। डायरेक्ट वहाँ पे किया जाता है जहाँ समय कम हो और क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना हो, तो वहाँ डायरेक्ट करना लाजमी है भाई। क्वेश्चन छूट जाएगा, उससे बढ़िया उस चीज़ को ना लिखें। लेकिन नियम में तो यही है कि जो प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में जरूर लिखेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी, मान लीजिए ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। अगर मान लीजिए कि आप प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 2 3 4 था, पहले क्या था 2 3 4, यहाँ पर क्या था 4 6 8, यहाँ पर क्या था 4 6 8, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी क्या था 2 3 4, यही था ना। हम इसको हटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, इसको हम हटाते हैं। यह आपका C1, ये C2, ये C3। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज क्या हैं जो हम बताना चाहेंगे आपको, वो क्या है उसको ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी यूज किए तुरंत 0 लिखे, नहीं यूज किए तो उतना बड़ा काम करना पड़ा।
आप हर डिटर्मिनेंट को इस तरह से पूरा ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, तो आप देखिए वो क्या है। जैसे मान लीजिए हम C1 में कोई छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे कर सकते हैं। या आप ऐसे लिख सकते हैं C2 को आप क्या करना चाह रहे हैं, C3 में से घटाना चाह रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी कि जिसमें जो काम करना है वो पहले होगा, और जिसको जोड़ना है घटाना है वो बाद में होगा। अगर कॉलम को जोड़ घटा रहे हैं तो कॉलम ही होगा, अगर रो को जोड़ घटा रहे हैं तो रो ही होगा। कभी कॉलम को रो से या रो से कॉलम को नहीं जोड़ घटा सकते, ठीक है, इसी गलती ना करिएगा। तो अगर C2 को C3 से जोड़ना हो या घटाना हो तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए कि हम पहला जो पॉइंट हमने लिखा है, ध्यान दीजिएगा, हम इन दोनों को यूज करना चाह रहे हैं कि C1 में हम C1 प्लस C2 और C3 तीनों जोड़ना चाह रहे हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए C1 प्लस C3 करना चाह रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। C1 में आप क्या करना चाह रहे हैं, C1 प्लस C3 करना चाह रहे हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार ही देखेंगे, ठीक है, ये भी एक रूल में ही आता है। तो आप C1 में C3 जोड़ सकते हैं, बाकी चीज़ों में कोई अंतर नहीं आएगा। मान लीजिए आप ये प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हैं, C1 रिप्रेजेंट C1 प्लस C3, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं C1 में C3 जोड़िए, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 4 और 4 8। तो आपने C1 में C3 को जोड़ा तो C3 जोड़ कर लिख दिया। बाकी C2 और C3 ये दोनों सेम अपने जगह पर बने रहेंगे। ये होगा 4 6 8 और 2 3 4, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। सीधे देख लीजिए ये दोनों फिर सेम मिल गए, फिर मान 0 हुआ जो इसके पहले हुआ करता था, ठीक है। और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, बहुत आसानी से हो सकती हैं। अब वो क्या हो सकती हैं अब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमें रो में कोई चेंजिंग करना है। अगर मान लीजिए हमने C1 में क्या जोड़ा था, C3 जोड़ा था, तो हमने केवल C3 को उठा के लाके जोड़ा। अगर हम चाहते तो C1 में C2 और C3 दोनों को जोड़कर लिख सकते थे, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती। आप सॉल्व करके देख लेते। चाहे C1 में चाहते तो हम C2 को घटा भी सकते थे। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए हम C1 में, ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इस तरह से हमने प्रोसेस किया है, ठीक है। और भी दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे दूसरा प्रोसेस और क्या हो सकता है, इसको देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए इसका दूसरा प्रोसेस और क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हम C1 में C2 को घटाना चाह रहे हैं, तो C1 में ही जो भी छेड़छाड़ करेंगे C1 में ही करेंगे, C2 में कुछ नहीं करेंगे। 2 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा -2, 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा -3, 4 माइनस 8 तो क्या हो जाएगा -4। अब बाकी सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। आप कहेंगे अब सर कैसे 0, अब तो कोई दो चीज कॉमन नहीं है, सेम नहीं है। अरे भाई यहाँ माइनस 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 है तो माइनस कॉमन हो जाएगा। किसी भी एक कॉलम में अगर किसी भी चीज का मल्टीप्लाई किया गया है तो उसको हम -1 को बाहर कर लिए, सब में -1 का गुणा है, -1 को बाहर कर लिया, 4 6 8 और 2 3 4। फिर देखो ये सेम हो गए कि नहीं हो गए, फिर वैल्यू 0 हो गई। तो हम C1 में C2 को क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जोड़ भी कर। केवल C1 में नहीं, हम चाहे C2 में भी C3 को जोड़ सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और भी चीज़ें हम क्लियर करना चाहेंगे। यहाँ अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आप सारी चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ अगर हम ये चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम ये चाह रहे हैं C2 माइनस C3 करना चाह रहे हैं, तो देखिए, तो C2 माइनस C3 करना चाह रहे हैं तो पहले में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। C2 में से आपसे घटा लीजिए, 4 माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं 4 में से 2 जो है माइनस नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 4। आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखिए सारा का सारा सेम हो गया, फिर वैल्यू 0 होगी, फिर वैल्यू क्या हो गई 0, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। हमने देखिए हमने क्या है, C2 में C3 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो C2 में ही चेंजिंग बस होगी, C3 और C1 सेम पड़े रहेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं आया। तो इस प्रकार हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इतना ही नहीं, और भी कुछ कर सकते हैं। अगर हम ये चाह रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और देखिए और हम क्या कर सकते हैं।
इसको, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। और भी इसमें हम क्या कर सकते हैं, और भी देखिए इन चीज़ों के लिए और भी हम क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम चाह रहे हैं C3 में 2C1 करना, तो भी संभव है। 2C1 का मतलब C1 में सारे 2 का मल्टीप्लाई करके C3 में घटाना। इसको हम ऐसे लिखेंगे, जो भी चीज़ यहाँ पे है केवल उसी में चेंजिंग होगी, इस बात का ध्यान। अगर C3 है, C3 माइनस 2C1, यानी कि C3 माइनस 2C1 केवल C3 में जो पहले होता है उसी में केवल चेंजिंग होगी। तो आपका C1 आपका सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। C2 आपका सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, C3 में इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 4 यानी कि क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, 2 में। अब फिर देखिए 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 माइनस 8 तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, फिर आप देखेंगे 2 3 4, 2 3 4 से मिल गया, फिर वैल्यू आपको 0 मिलेगी, सेम मिलेगी। इस प्रकार से कॉलम में किसी भी तरह से आप मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके भी जोड़ घटा सकते हैं, सिंपली भी जोड़ घटा सकते हैं, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपकी किताब में कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है। ठीक है, इसी का यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हम बताए हैं आपको, इसीलिए ज़रूरत हमको समझ में आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आपके सामने हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया है, जो आपके पूरे बुक को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अब जो भी ये प्रोसेस आप कॉलम में कर रहे हैं बेटा, ये सारे प्रोसेस आप रो के लिए भी कर सकते हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज रो में भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे हमने कॉलम के लिए किया है उसी तरह से रो में भी किए जा सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देकर हम बताते हैं। अगर एक एग्जाम्पल हम आपको देंगे तो हम आशा रखेंगे कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक एग्जाम्पल ही आपके दिमाग को खोलने में पर्याप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ हम अगले पॉइंट को लेकर के चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिए होंगे, हम आशा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज अगर हम R1 R2 R3 की बात करें, तो यहाँ से इसको हटाया, यहाँ से इसको हटाया, यहाँ से इसको हटाया, सब तो हट गया। ये 2 हो गया, ये 4 था ना, ये 2 था। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से कि R1 रिप्रेजेंट्स R1 प्लस R2, तो जैसे सेम था वही होगा। ये आपका क्या है, R1 है, ये क्या है आपका R2 है, ये क्या है आपका R3 है। तो जैसे सेम था वही प्रोसेस यहाँ पर यूज होगा। अब बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में इसका यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टीज का, जो अत्यंत इंपॉर्टेंट है। तो R1 है तो केवल R1 में ही चेंजिंग होगी, किस तरह से R2 को जोड़ करके। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इस R1 में R2 को जोड़ेंगे तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, R1 में R2 को क्या कर दिया, जोड़ दिया। बाकी चीजें सेम की सेम रहेंगी। 3 6 3, फिर क्या होगा 4 8। ठीक है, आप कहेंगे कि सर इसको प्रूफ करके दिखाइए कि क्या ये 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा होगा तभी हम मानेंगे कि आपका ये प्रॉपर्टी सही है, क्योंकि आपने खुद बनाई है, कहीं किताब में लिखा नहीं है। तो हम प्रूफ करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसका भी मान 0 ही आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर 5 है, 1 लिख सकते हैं। इसको 10 है तो यहाँ पे 6 था ना, 10 है तो यहाँ 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, फिर इसको 1 लिख सकते हैं। यानी कि हम 5 सब में कॉमन है, सब में 5 है तो 5 बाहर कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 5 बाहर कर सकते हैं, 5 बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था, अगर किसी एक रो या एक कॉलम में एक ही सूक्ष्म संख्या या माइनॉरिटी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन किया गया है तो उसको डिटर्मिनेंट से बाहर रखा जा सकता है। यही भी चीज़ यहाँ भी लिखे, यहाँ 8 है तो यहाँ 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 4 सब में कॉमन है तो 4 यहाँ भी बाहर कर लीजिए, 5 इंटू 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 1 2 1 1 2 1, यहाँ पर क्या बचा 3 6 3, यहाँ पर क्या बचा 1 2 1। इसमें भी आप चाहें तो 3 बाहर कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ भी आप चाहें 3 बाहर कर लेंगे, जैसे ही 3 बाहर कर लेंगे तो 1 2 1 आएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, पूरा फिर सारणिक सेम हो गई।
आपने बताया था कंडीशन में कोई दो कॉलम या दो रो ही अगर सेम होते हैं तो जीरो आ जाती है, तो तीनों रो जीरो हो गए, सेम हो गए, इसलिए पूरी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो जो प्रॉपर्टी आप कॉलम के लिए यूज करते हैं वो सारी प्रॉपर्टी आप रो के लिए भी यूज कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, जिससे इन सारी जितने भी थियरीज हमने आपको सामने एक्सप्लेन किए हैं वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, आपके सामने दो क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया गया है। ये क्वेश्चन जितने भी थियरी आपने पढ़ा है इन थियरी को समझाने में, एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट करके आपके सामने लाया है। इस क्वेश्चन को आप आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसको बृहत रूप में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बेटा आप सॉल्व करके देख लीजिए, कम से कम मैक्सिमम मिनिमम तो आपको 20 से 25 मिनट का टाइम तो लग ही जाएगा गुणा भाग करने में। बाय द वे कहीं मिस्टेक भी हो जाए तो पूरा ले दे के जीरो हो जाएगा, मतलब रिजल्ट जीरो होगा, वैल्यू जीरो तो आएगी कि नहीं तो आपके सामने भी रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज यूज करें, हम देख रहे हैं अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, C1 अगर रिप्रेजेंट कर रहा है C1 माइनस C3, अगर हम C1 में C3 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो हम देखेंगे कुछ हमको सेम चीज़ें मिल जाएंगी। क्या, 23 में से 11 जात क्या बचेगा, 12। ठीक है, 12। 36 में से 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा, 10। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 26। ठीक है, सीधे सीधे देखिए, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिए तो क्या बचेगा। अब फिर यहाँ पर देखिए 12, 10, 26, यहाँ पर क्या है 11, 26, 37। अब बताइए क्या इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है क्या। आप सीधे सीधे यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों कॉलम C1 और C2 क्या हैं, सेम है। लिखोगे यहाँ पर क्या लिखोगे, मान लीजिए डेल बराबर है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि C1 इक्वल टू C2 देन वैल्यू ऑफ डेल इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी, अगर दो कॉलम जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, जीरो होता है। लिखने के बाद इसके बाद डायरेक्ट जीरो लिखेंगे, आप सॉल्व करके भी देख लीजिए जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, ये आप सॉल्व कर लिए, आपको समझ में भी आ गया। इसको अब हटाते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे हम रो का इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसको फिनिश करते हैं। देखिए कैसे एक बार में फिनिश हो जाएगा, क्योंकि साइंस की टेक्नोलॉजी बहुत आगे आई है, हमको घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेलेक्ट नहीं हुआ, वो देखिए खत्म। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है। अब यहाँ पर हम, आप खुद सोचिए कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज करें कि इसकी वैल्यू कुछ रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो पहले कॉलम में देखते हैं, तो 2, 1, 3, 5, 4, 9, 8, 7, 15, तो क्या आएगा, कोई कॉलम सेम नहीं आ रहा है। 3, 2, 5, 6, 5, 11, 9, 8, 17, फिर सेम नहीं आ रहा। कॉलम में तो करके हम देख लिए कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम C1 में C2 के 2 का मल्टीप्लाई करके भी देखें तो क्या कुछ हो सकता है क्या, 1 माइनस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके देखें, 8 दूना 16 में 7 या 9 7 16, हाँ कुछ हो सकता है। अगर C1 में C2 अगर हम इस प्रकार से करें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम हर चीज़ों को बताएंगे। अगर C1 रिप्रेजेंट C1 माइनस 2C2 अगर हम करते हैं तो कुछ हमको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे 1 माइनस 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 4, 4 माइनस 10, 7 माइनस 16, और बाकी चीज़ों को वैसे के वैसे रहने देते हैं। ठीक है, 3, 6, 9। अब देखते हैं इसका मान क्या आ रहा है, क्या आएगा -3, -6, -9, यहाँ पर क्या है 2, 5, 8, 3, 6, 9। कहेंगे सर माइनस में आया है, तो माइनस में आया तो कौन सी बड़ी बात है, माइनस को बाहर करो, सब में माइनस कॉमन है तीनों में, तीनों को बाहर करो तो 3, 6, 9, 3, 6, 9 सेम हो गए दो कॉलम, वैल्यू क्या आ गई आपकी, जीरो आ गई, सीधे जीरो वैल्यू आ गई। अगर मान लीजिए ये हम नहीं चाह रहे हैं कि हमें प्रॉपर्टी यूज करना है, दूसरा कुछ चाह रहा है, तो दूसरा कुछ और क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा हम क्या करना चाहेंगे,
उसको हम ध्यान देते हैं। ठीक है, इसका दूसरा हम ध्यान देते हैं बेटा। ठीक है, ऊपर भी सेलेक्ट हो गया है। दूसरा प्रॉपर्टी हम कुछ यूज करना चाह रहे हैं। दूसरा प्रॉपर्टी हम यूज करना चाह रहे हैं कि R1 रिप्रेजेंट्स R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्रेजेंट्स R2 माइनस R3। R2 माइनस R1 नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। अगर R1 माइनस R2 कर रहे हैं तो फिर R2 माइनस R1 नहीं कर सकते, अलग होना चाहिए। R2 माइनस R3 एक साथ कर सकते हैं। तो जब ऐसा आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। R1 में R2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि इसको इसमें से, इसको इसमें से, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। यहाँ पर फिर आपका -3 हो जाएगा, यहाँ पर फिर आपका क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर क्या है, R2 में से R3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको इसमें, तो इसमें R2 पहले है ना, तो R2 में, यानी कि 4 में से 7 जाए -3, 4 में से 8 जाए -3, 6 में से 9 जाए -3। अब चूंकि हम C3 में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो R3 में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो R3 सेम का सेम हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं दो R1 और R2 भी तो सेम हो गए। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि R1 इज इक्वल टू R2, देन इसकी पूरी वैल्यू क्या आएगी, जो डिटर्मिनेंट की टोटल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। समझ आ रही बात। इस प्रकार चाहे आप ऐसे, चाहे इसके पहले वाला प्रोसेस, कुछ भी यूज करके आप डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इतना ही नहीं, इससे भी कुछ कठिन क्वेश्चंस आपके सामने रिप्रेजेंट किए जाएंगे, उसे आपको सॉल्व करना होगा। हम आपके साथ हैं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर समझ में आया हो तो बेटा प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए, अच्छे कमेंट्स करिए, जिसका हमें भी इंतज़ार रहता है। हम उसकी ज़रूर रिप्लाई करेंगे। हमारे चैनल पर आने करने आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर धन्यवाद।